तकनीक की दुनिया में एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो हमारे हर डिजिटल डिवाइस की जान है, लेकिन जिस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। तो चलिए आज इसी अदृश्य बॉस की दुनिया में झांकते हैं। सोचने वाली बात है ना। आखिर कैसे कोई मशीन एक ही वक्त पर म्यूजिक भी प्ले कर रही है, मैसेज भी भेज रही है और बैकग्राउंड में फाइल्स भी डाउनलोड कर रही है? इसका जवाब बस एक ही चीज में छिपा है और वो कमाल की है। हाँ बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा मास्टर कंट्रोलर है जो हमारे सॉफ्टवेयर और डिवाइस के हार्डवेयर के बीच तालमेल बिठाता है। समझ लीजिए ये वो मैनेजर है जो पर्दे के पीछे से पूरा शो चलाता है। अच्छा, तो टेक्निकली ये है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, ओएस एक ऐसा मास्टर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू, उसकी याददाश्त यानी मेमोरी और बाकी सभी हिस्सों को कंट्रोल करता है। मतलब ये एक तरह का ट्रांसलेटर भी है जो हमारी भाषा को मशीन की और मशीन की भाषा को हमारी भाषा में बदलता है। अच्छा, इसको और भी मज़ेदार तरीके से समझने के लिए ना एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर एक देश है और ऑपरेटिंग सिस्टम वो है उसकी सरकार। तो इस देश में जो प्रोसेसर है, हार्ड ड्राइव है, ये सब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो हमारे ऐप्स हैं, मतलब कोई गेम हो गया या ब्राउज़र, वो है बिजनेस जो इस देश में काम करना चाहते हैं। और ओएस वो है सरकार जो नियम कानून बनाती है, रिसोर्सेस को सही से बांटती है और ये पक्का करती है कि भाई सब कुछ एकदम स्मूथ चले। और पता है, एक अच्छी सरकार की तरह ही इस ओएस सरकार के भी अलग अलग कामों के लिए अपने अपने मंत्रालय मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं। चलिए इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से मिलते हैं। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब देखिए, जब हम एक साथ कई ऐप्स चलाते हैं ना, तो ये डिपार्टमेंट ही तय करता है कि प्रोसेसर का जो कीमती वक्त है वो किस ऐप को मिलेगा, कब मिलेगा और कितनी देर के लिए मिलेगा। ये बिल्कुल किसी शहर के ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट जैसा है। ये सभी प्रोग्राम्स के ट्रैफिक को मैनेज करता है ताकि कोई जाम ना लगे और हमारा सिस्टम एकदम मक्खन की तरह चलता रहे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे डिपार्टमेंट पर, मेमोरी मैनेजमेंट। इसका काम है कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी रैम का हिसाब किताब रखना। देखिए, जब भी कोई ऐप खुलता है तो उसे चलने के लिए रैम में जगह चाहिए होती है। इसे हम सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरह समझ सकते हैं। ये हर ऐप को रैम में उसका अपना एक फ्लैट देता है और ये भी पक्का करता है कि कोई एक ऐप दूसरे के फ्लैट में घुसपैठ ना करे। और बस इसी वजह से हमारा सिस्टम स्टेबल रहता है। लेकिन एक बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से इतने स्मार्ट और पावरफुल नहीं थे। नहीं, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें और प्रॉब्लम्स बढ़ीं, वैसे वैसे ये भी इवॉल्व होते गए। और इनकी इवोल्यूशन की कहानी ना सच में बड़ी दिलचस्प है। शुरुआत हुई थी बैच सिस्टम से। कल्पना कीजिए, किसी बैंक में हजारों चेक प्रोसेस करने हैं, तो क्या होता था? उन सभी चेक्स का एक बैच बनाया जाता, मशीन को दे दिया जाता और बस मशीन बिना किसी इंसानी मदद के उन्हें एक एक करके प्रोसेस करती रहती थी। पर इसमें ना एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जब मशीन एक चेक प्रिंट कर रही होती थी तो उसका जो पावरफुल प्रोसेसर था यानी सीपीयू, वो बेचारा खाली बैठा इंतजार करता रहता था। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी ने अपनी फरारी ट्रैफिक में फंसा दी हो, मतलब रिसोर्सेज की जबरदस्त बर्बादी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया मल्टी प्रोग्रामिंग। अब क्या होने लगा? मेमोरी में एक साथ कई जॉब्स रखे जाने लगे। तो जैसे ही एक जॉब किसी स्लो काम जैसे प्रिंटिंग के लिए रुकता, सीपीयू फौरन दूसरे काम पर स्विच कर जाता। इससे प्रोसेसर का आइडल बैठना लगभग खत्म ही हो गया और काम की स्पीड कई गुना बढ़ गई। और इसके बाद तो एक क्रांति ही आ गई, टाइम शेयरिंग सिस्टम के साथ। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई चेस ग्रैंड मास्टर एक साथ 20 लोगों से खेल रहा हो। वो हर खिलाड़ी को बस कुछ सेकंड्स देता है, लेकिन इतनी तेजी से कि हर खिलाड़ी को यही लगता है कि ग्रैंड मास्टर तो बस उसी के साथ खेल रहा है। टाइम शेयरिंग ओएस भी बिल्कुल यही करता है और इसी वजह से हमें एक रियल टाइम और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस मिलता है। और फिर जब काम इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स हो गए कि एक अकेला कंप्यूटर उन्हें संभाल ही नहीं सकता था, तब आए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जैसे कि गूगल सर्च या मौसम का पूर्वानुमान। ये सब काम दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटर्स मिलकर करते हैं, पर हमें कैसा महसूस होता है? जैसे हम किसी एक ही सुपर कंप्यूटर से बात कर रहे हों। तो हमने ये तो समझ लिया कि ओएस क्या करता है और ये इवॉल्व कैसे हुआ, पर सवाल ये है कि ये अंदर से काम कैसे करता है। चलिए इसके आर्किटेक्चर पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ना एक प्याज की तरह समझिए, जिसमें कई लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर की सबसे प्रोटेक्टेड लेयर वो सीधे हार्डवेयर से जुड़ती है और जो सबसे बाहरी परत है वो हम लोगों से मतलब यूज़र से इंटरैक्ट करती है। और इस पूरे डिज़ाइन का जो दिल है
वो है इसका कोर। इसी कोर को कहते हैं कर्नल। ये ओएस का दिल और दिमाग दोनों हैं। जब कोई भी डिवाइस ऑन होता है तो सबसे पहले कर्नल ही एक्टिव होता है और फिर पूरे सिस्टम का चार्ज ले लेता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का सबसे ज़रूरी ब्रिज है। लेकिन हम सीधे सीधे कर्नल से बात नहीं कर सकते, वो बहुत सेंसिटिव होता है। हम बात करते हैं शेल के जरिए। जो विंडोज़ या मैक ओएस में हमें ग्राफिकल इंटरफेस दिखता है ना, वो एक तरह का शेल ही है। और लिनक्स में जो कमांड लाइन इस्तेमाल होती है वो भी एक शेल है। इसका काम है हमारे क्लिक्स और कमांड्स को कर्नल के लिए ट्रांसलेट करना। तो सवाल ये उठता है कि इन सब टेक्निकल बातों का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या लेना देना है। सच तो ये है कि ये अदृश्य बॉस हमारी हर एक डिजिटल एक्टिविटी को पर्दे के पीछे से डायरेक्ट कर रहा है। इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कार का जो एयरबैग सिस्टम है वो एक हार्ड रियल टाइम ओएस पर चलता है, जहां 1 मिलीसेकंड की भी देरी जानलेवा हो सकती है। वीडियो स्ट्रीमिंग में सॉफ्ट रियल टाइम ओएस यूज होता है, जहां थोड़ी बहुत बफरिंग चल जाती है। गूगल डॉक्स जैसे क्लाउड ऐप्स टाइम शेयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो असल में हम एक बहुत बड़े दुनिया भर में फैले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिजिटल जीवन का वो खामोश शासक है जो हर चीज़ को मुमकिन बनाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आने वाले भविष्य में जहां एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और शायद क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर होगा, वहां की चुनौतियों से निपटने के लिए अगली पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कितना ज़्यादा स्मार्ट और कितना ज़्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा।